बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला देखा था और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे कि किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है। द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। अब देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला में तो हम लोगों ने जो एक्चुअल फार्मूला था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली थी, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला होता है ना, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। सो द फार्मूला ऑफ सब्सटेंस विच इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। It gives the total number of atom of different element present in the molecule of compound। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट के टोटल नंबर होते हैं, उसके अंदर तो सिंपलेस्ट नंबर थे ना, जो टोटल नंबर होते हैं वो उसको शो करवाता है। और फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 वाइल दैट ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। अब इसके अंदर हमने देखो, जब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था हमने C6H6 में से दोनों में से 6 खत्म कर दिया था, उसका सिंपलेस्ट कर दिया था। CH से हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है और टोटल कितने हाइड्रोजन है। हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि इसके अंदर इतने कार्बन है और इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एक्चुअल नंबर पता चलते हैं। जैसे इसका फार्मूला C6H6, तो एक्चुअल नंबर इसके अंदर कार्बन का कितना है? 6 और हाइड्रोजन का कितना है? 6। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का क्या होता है? फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, उसको आपने N से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जहां पर कोई भी n जो है वो सिंपल इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, दोज कंपाउंड हुज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर द सेम आर नंबरस। अब को बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है, काफी ज्यादा ऐसे हैं। हम यूं नहीं कह सकते कि कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला होता नहीं है या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं है। दुनिया के हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ठीक है, हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। वो अलग बात है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल H2O, इसका भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। CO2 सेम, NH3 सेम, C12H22O11 सेम है, हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देयर सिंपल मल्टीपल n इज यूनिटी। इनके केस के अंदर n जो होता है वो 1 होता है, यानी कि यूनिटी होता है। एक्चुअली द वैल्यू n इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। अब n क्या है? ठीक है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। हमें n का पता होगा तो हम एम्पिरिकल फार्मूला से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम n कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से। ठीक है, जो आपके पास सब्सटेंस है जिसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास से आपने उसको डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, उसका आपने एटॉमिक मास लगा के एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेना है और उससे उसको डिवाइड करना है, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने इसका कैलकुलेट करना है। द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन, 29.06% ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? उसका एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब उसका उन्होंने मॉलिक्यूलर मास दे दिया है और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे दी है, तो आपने पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए थी। एक चाहिए था आपको मॉलिक्यूलर मास और दूसरा चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास उन्होंने दे दिया है 110.15 और एम्पिरिकल फार्मूला मास आप लोग जब एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे तो उससे एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया जाएगा।
फिर n की वैल्यू निकाल के आपने उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के स्टेप्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकाली गई थी, जो कि हमें न्यूमेरिकल में दी हुई है, तो वो स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप था कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट किए जाते हैं, उसके लिए हम परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देते हैं, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी थी। एटॉमिक रेशियो के लिए जो सबसे कम आया था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, उससे सबको डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाती है। उससे फिर आप एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले सारी परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड किया जाएगा ताकि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमने उसकी परसेंटेज को डिवाइड किया 12 से, और 5.54 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं और इसी तरह ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं। तो फिर इसकी आपने मोलर रेशियो निकालनी है। इसके लिए आपने सबसे कम वाले से इसको डिवाइड करना है, और सबसे कम वैल्यू आई है ऑक्सीजन की 1.82। तीनों को आप 1.82 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेशियो आती है C3H3O बस। ठीक है, ये इसका बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपने कैलकुलेट करना है n के लिए आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास के लिए आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो C3H3O आया है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और उसके टोटल नंबर कितने हैं कार्बन के, 3 हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1.008 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हाइड्रोजन भी कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 55.05। ये इसका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास दिया हुआ था 110.15, इसको आपने डिवाइड कर देना है 55.05 से, तो आंसर आ जाता है 2। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू आपने निकाल ली, n की वैल्यू आई है 2 का आपने C3H3O से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा C6H6O2। देयर आर मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के हम बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। सिंपल इतनी सी बात है कि जो असल फार्मूला होता है किसी चीज़ का, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और असल जो चीज़ है उसके अंदर n की है। जब तक आपको n नहीं पता, आप एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए n फाइंड आउट करना है, और n फाइंड आउट करने के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास लगाना है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास के जरिए आप n फाइंड आउट करते हैं। तो n से n निकालने के बाद उसको आप एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।